नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, जो कि हमारे बीकॉम फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अपनी कार्यशील पूंजी एक तरह की जो बिजनेस में डेली वर्किंग में रहती है, जो रूटीन में जो पूंजी काम में आती है वो अपनी कार्यशील पूंजी होती है। तो कार्यशील पूंजी जानने से पहले हम देखते हैं चालू संपत्तियां और चालू दायित्व। दो तरह के एसेट्स और लायबिलिटी होती है अपनी। एक तो होती है करंट एसेट्स जो एक सामान्य व्यापार चक्र जो लेखा होती है सामान्यतः जो 1 वर्ष की होती है, उसमें अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेती है। जैसे स्टॉक अपना देनदारों में परिवर्तित हो जाता है, देनदारों का स्वरूप अपने प्राप्य बिलों या नगद में, नगद का स्वरूप कच्चे माल या उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये संपत्तियाँ व्यवसाय में निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती है तथा इन्हें अधिक समय तक एक ही रूप में नहीं रखा जाता। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। कुछ अर्थशास्त्री इनको कार्यशील संपत्तियों के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा आता है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज़। तो ये वो दायित्व या देनदारियाँ होती है जो एक साधारण व्यापार चक्र या लेखा होती, जो कि अपने सामान्यतः 1 वर्ष होती है, उसके अंतर्गत इनको पेमेंट करना होता है। जैसे अपने करंट लायबिलिटीज़ में अपनी लेनदार आते हैं, देय बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अल्पकालीन ऋण, इनकम टैक्स पेबल, टैक्स के लिए जो प्रोविज़न बनाते हैं वो, प्रस्तावित लाभांश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीर्घकालीन ऋणों की चालू वर्ष में देय राशि आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो हुई अपनी चालू संपत्तियाँ और चालू दायित्व। अब कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? चालू दायित्व और चालू संपत्तियाँ, यानी चालू संपत्तियों का जो आधिक्य होता है चालू दायित्वों पर, वही अपनी वर्किंग कैपिटल होती है। इन दोनों का अंतर, अगर अपनी चालू संपत्तियाँ ज़्यादा हैं चालू दायित्व से तो अपनी वर्किंग कैपिटल निकलती है। अब वर्किंग कैपिटल को प्राप्त करने के 2 तरह के स्रोत होते हैं कंपनी के पास। एक तो होते हैं अपने दीर्घकालीन स्रोत और एक होते हैं अपने अल्पकालीन स्रोत। तो आज हम देखते हैं दीर्घकालीन स्रोत, मतलब वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दीर्घकालीन स्रोतों से कार्यशील पूंजी के केवल उसी भाग की पूर्ति की जानी चाहिए जिसके लिए यह विश्वास हो कि व्यवसाय में लंबे समय तक निरंतर उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब अपने को लंबे समय तक के लिए अगर वर्किंग कैपिटल चाहिए तो अपने को दीर्घकालीन स्रोतों से कार्यशील पूंजी जुटानी पड़ेगी। तो दीर्घकालीन स्रोतों के भी 2 तरह से स्रोत होते हैं। एक तो स्वामीगत स्रोत और एक होते हैं अपने ऋणगत स्रोत। जैसा कि नाम से ही पता है, स्वामीगत स्रोत कौन से होंगे? जो कंपनी खुद ऑन करती है, जैसे कि शेयर इशू करना, कंपनी खुद के शेयर इशू करती है। कोष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है ये। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर 2 तरह के शेयर इशू होते हैं। साधारणतः दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अंश निर्गमन से जो पूंजी प्राप्त होती है उससे व्यवसाय के आय पर कोई स्थायी भार उत्पन्न नहीं होता। अतः साधारणतः स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए अंशों द्वारा कोष प्राप्त किए जाने चाहिए, अगर स्थायी कार्यशील पूंजी चाहिए तो। सेकंड आता है अपना प्रतिधारित अर्जन है, यानी रिटेन अर्निंग। व्यवसाय जो प्रॉफिट कमाता है, मान लो किसी वर्ष व्यवसाय को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा रिटेन अर्निंग के रूप में कंपनी रख लेती है। तो संस्था के विकास के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या करती है संस्थाएं, जिसकी पूर्ति संस्था के लाभों का पुनर्नियोजन करके की जा सकती है। मतलब लाभों को दोबारा कंपनी में ही लगा देना, लाभों के एक हिस्से को कंपनी में लगा दिया जाता है। स्थायी संपत्तियों की बिक्री से वर्किंग कैपिटल मिल जाती है। जैसे व्यवसायिक जो उपक्रम होते हैं उनमें कुछ संपत्तियां गलत अनुमान के कारण फालतू खरीदी जा सकती है। कोई गलत वस्तु खरीद ली तो कुछ संपत्तियां या अप्रचलित हो गई, पुरानी हो गई, नए ट्रेंड की अपग्रेड वर्जन आ गया, या कुछ संपत्तियां अवशेष के रूप में उपलब्ध होती। तो इन फालतू संपत्तियों को बेचकर भी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है।
नेक्स्ट आता है अपना चालू दायित्वों का पुस्तक मूल्य से कम पर भुगतान, यानी जो आपके करंट लाइबिलिटीज़ है जिनको आपको पेमेंट करना है उनको आपने पेमेंट किया और बदले में कोई आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है, जितना चुकाना था उससे कम चुकाया और सौदा पूरा हो गया, तो अपने को यानी बिजनेस को फ़ायदा होगा, तो उस फ़ायदे से भी चालू संपत्तियों का निर्माण हो सकता है। और नेक्स्ट आता है अपना रिज़र्व संचित कोष। तो जैसे अपनी रिटेन अर्निंग थी उसी तरह से संचित कोषों का प्रयोग भी व्यवसाय की आय पर स्थायी भार उत्पन्न नहीं करता है और इससे भी अपन वर्किंग कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है अपना ऋणगत स्रोत, जो बोरो कर सकते हैं, नाम से ही लगता है जैसे ऋणगत, जैसे कि अपने डिबेंचर, ऋणपत्र। क्या होते हैं ऋणपत्र? अंश पूंजी की तरह एक कंपनी ऋणपत्र भी निर्गमित करके कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकती है। जैसे ऋणपत्र निर्गमन से कंपनी की आय पर ब्याज का स्थायी भार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आपने डिबेंचर इशू करे तो उसके निर्गमन से आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा सामने वालों को। अतः इसका जो प्रयोग है वो व्यवसाय की प्रगति, व्यवसाय में आय की स्थिरता, जोखिम की मात्रा आदि तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए, क्योंकि ऋणपत्र शेयर इशू होता है तो उसमें तो प्रॉफिट का हिस्सा जाता है, लेकिन डिबेंचर में क्या है, कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म लोन जहाँ लोन हो जाता है वहाँ ब्याज इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। तो ऋणपत्र निर्गमन के अतिरिक्त संस्थाएं क्या कर सकती है कार्यशील पूंजी के लिए? औद्योगिक निगम, विनियोग कंपनियां, इनसे भी लोन लेकर कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकती है। तो ये तो हुए अपने लॉन्ग टर्म सोर्स। नेक्स्ट आता है अपना अल्पकालीन स्रोत। जो अल्पकालीन स्रोत होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा है, एक तो आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। अल्पकालीन यानी आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो आप इन स्रोतों से पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनल स्रोत कौन से होते हैं अपने? एक तो होता है